हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यूर ऑल डूइंग वेल। तो देखो आज हम हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लाइक सेक्रेटरी क्लर्क हो गया, एनटी हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, इन जैसे एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो तब ये क्वेश्चंस आपके लेवल के हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। देखो इससे पहले हम पार्ट 30 यानी कि 30 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री के क्वेश्चन को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर हिस्ट्री क्वेश्चंस करके लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 31 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, द मॉन्क हु इन्फ्लुएंस्ड अशोका टू एम्ब्रेस बुद्धिज्म वॉज। तो बौद्ध धर्म अपनाने के लिए अशोक को प्रभावित करने वाला भिक्षु कौन सा था। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि जो अशोक था यह किस वंश का एक राजा था। तो अशोक जो है तो मौर्य वंश का एक राजा था और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए अशोक को प्रभावित करने वाला भिक्षु था उपगुप्त। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बेसिक्स इन्फॉर्मेशन आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में पता होनी चाहिए। जैसे कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। और कब की थी, तो 322 ईसा पूर्व में इसने जो है तो मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र यानी कि बिंदुसार मगध की राजगद्दी पर बैठा। और कब बैठा था, तो 298 BC में। और बिंदुसार के बाद उसका पुत्र यानी कि अशोक मगध की राजगद्दी पर बैठा था 269 BC में। तो ये सीक्वेंस भी बहुत बार एग्जाम में बनता है, तो ये सीक्वेंस भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अब अशोक की बात आती है तो अशोक के बारे में एक पॉइंट तो हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया कि अशोक मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था, तो 269 BC में। अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि अशोक ने कलिंग का युद्ध कब लड़ा था, तो अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था 261 BC में। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट यहाँ पर बनता है कि अशोक के बारे में टोटल कितने शिलालेख हैं। तो अशोक के बारे में टोटल जो है तो 14 शिलालेखों में अशोक के बारे में वर्णन किया गया है। तो उन 14 शिलालेखों में से जो 13वां शिलालेख है, तो उस 13वें शिलालेख में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, तो उसकी चर्चा की गई है। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पर नोट रखना है। अब अशोक के बारे में कुछ एक बेसिक से पॉइंट्स यहाँ पर बनते हैं, जैसे कि अशोक के किस शिलालेख में धम्म नीति और शासन सिद्धांत के बारे में बताया गया है। अब देखो ये क्वेश्चन सेंट्रल लेवल के एग्जाम में पूछा गया था, तो आने वाले एग्जाम्स में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अशोक के किस शिलालेख में धम्म नीति एवं शासन सिद्धांत के बारे में वर्णन किया गया है। तो 14वें शिलालेख में अशोक के धम्म नीति और शासन सिद्धांत के बारे में वर्णन किया गया है। ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में कितनी गुफाओं का निर्माण किया था। तो देखो अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु जो गया बिहार में बराबर की पहाड़ियां हैं वहां पर 4 गुफाओं का निर्माण किया था। तो उन 4 गुफाओं के नाम भी आपसे कई बार पूछे जाते हैं, तो वो नाम भी आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले आ जाता है कर्ज, उसके बाद आ जाता है चौपार, उसके बाद सुदामा, उसके बाद विश्व झोंपड़ी। तो ये 4 के 4 गुफाओं के नाम भी आपको पता होने चाहिए। एक बार मैं आपके सामने फिर से रिपीट कर देता हूँ। उन 4 गुफाओं के नाम है कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोंपड़ी। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स मैंने आपको अशोक के बारे में बता दिए, ये सारे के सारे आपने नोट रख दें। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु वॉज द ऑथर ऑफ कादम्बरी। तो कादम्बरी के लेखक कौन थे, तो कादम्बरी के लेखक थे बाणभट्ट। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब बाणभट्ट कौन थे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बाणभट्ट जो थे हर्ष के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे, हर्ष के। अब हर्ष कौन था, तो हर्ष जो है तो पुष्यभूति या फिर वर्धन वंश का एक राजा था। हर्ष को ही जो है तो हर्षवर्धन भी कहा जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बाणभट्ट ने एक तो कादम्बरी लिखी है और एक इसने लिखी है हर्षचरित। क्या लिखी है, हर्षचरित। तो ये 2 पुस्तकें बाणभट्ट की आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। अच्छा, ये जो हर्षवर्धन है, तो हर्षवर्धन से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो एक एक करके हम यहाँ पर उनको देखेंगे। जैसे कि हर्षवर्धन जो है तो थानेश्वर की गद्दी पर कब बैठे, तो 606 ईस्वी में यह थानेश्वर की गद्दी में पर बैठे थे। अच्छा, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय, इन दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ था और वो युद्ध बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो हर्षवर्धन और पुलकेशिन सेकंड, इनके बीच में युद्ध हुआ था और इस युद्ध में कौन पराजित हुआ था, तो हर्ष इसमें पराजित हो गया था। और यहाँ पर आप पूछोगे कि ये जो पुलकेशिन सेकंड है यह किस वंश का राजा था, तो यह वातापी के चालुक्य वंश का राजा था। तो ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। बाकी ये जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन ने भी 3 संस्कृत नाटकों की रचना की थी। तो 3 संस्कृत नाटक कौन से हैं, तो उनमें सबसे पहले आ जाता है प्रियदर्शिका, उसके बाद आ जाता है रत्नावली और उसके बाद नागानद। तो ये 3 संस्कृत नाटक हर्ष के भी आपको यहाँ पर नोट रखने हैं, जो कि बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। बाकी देखो अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टाग्राम पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगर कोई क्वारी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, द गुप्ता सखा वॉज फाउंडेड बाय।
तो गुप्त शक की स्थापना किसने की थी? अब गुप्त शक आप कह लो या फिर गुप्त संवत कह लो, तो इसकी स्थापना की थी चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह गद्दी पर कब बैठा था? तो यह गद्दी पर बैठा था 320 ईस्वी में। कब बैठा था? 320 ईस्वी में। और इसके बाद इसका उत्तराधिकारी कौन था जो कि राजगद्दी पर बैठा था? तो इसका उत्तराधिकारी था समुद्रगुप्त, जो कि ऑप्शन सी में देकर के रखा है। अब समुद्रगुप्त से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। यह गुप्त वंश का एक महान शासक था और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो समुद्रगुप्त के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट यहाँ से बनता है कि समुद्रगुप्त राजगद्दी पर कब बैठा था? तो यह 335 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। और उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। संगीत प्रेमी किसको कहा जाता है? तो संगीत प्रेमी भी समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कविराज। कविराज की उपाधि किसको दी गई थी? तो कविराज की उपाधि भी समुद्रगुप्त को ही दी गई थी। और समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम भी आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम है हरिशेन। और हरिशेन ने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। तो ये सारे के सारे बेसिक से पॉइंट्स मैंने आपको समुद्रगुप्त के बारे में बता दिए। ये सारे के सारे आपने नोट रखने हैं। अच्छा, समुद्रगुप्त ने कुछ एक उपाधियां भी धारण की थी, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे इसने अश्वमेधकर्ता, विक्रमंक और परम भागवत जैसी उपाधियां धारण की थी। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। आई होप क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें। हर्षवर्धन वॉज डिफीटेड बाय। तो हर्षवर्धन को किसने हराया था? अभी देखो थोड़ी देर पहले ही हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि हर्षवर्धन को किसने हराया था। तो वो हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और ये जो पुलकेशिन द्वितीय है, यह किस वंश का राजा था वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था। तो यह वातापी के चालुक्य वंश से संबंधित था। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक सीक्वेंस बताऊंगा। सीक्वेंस आपको यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखना है। तो देखो, एक तो था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को किसने हराया? तो वो हराया पुलकेशिन द्वितीय ने। अब यहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो पुलकेशिन द्वितीय था, तो पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। पुलकेशिन द्वितीय को हराया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। किसने हराया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। अब आप पूछोगे कि ये जो नरसिंह वर्मन प्रथम है, यह किस वंश का राजा था? तो यह पल्लव वंश का राजा था। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। ये सारे के सारे आपने यहाँ पर नोट रखने हैं। अब पुलकेशिन सेकंड की यहाँ पे बात की गई थी, तो पुलकेशिन सेकंड के बारे में कुछ एक पॉइंट्स बनते हैं। जैसे पुलकेशिन द्वितीय ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी? तो इसने अपनी राजधानी बादामी में स्थापित की थी। ये आपको पता होना चाहिए। इसने जो है तो परमेश्वर और दक्षिणापथेश्वर की उपाधियां धारण की थी। और मेगुती मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो मेगुती मंदिर का निर्माण भी पुलकेशिन द्वितीय ने ही किया था। तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। तो ये सारे के सारे आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात की जाए, द फेमस जैन सेंटर इन साउथ इंडिया इज सिचुएटेड एट। तो दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो वो है श्रवणबेलगोवा में। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये जो श्रवणबेलगोवा है, यह किस स्टेट में पड़ता है? तो यह पड़ता है कर्नाटक स्टेट में। ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अब देखो, यहाँ पर जो है तो 57 फीट की जैन भगवान गोमतेश्वर प्रतिमा है, जिसे बाहुबली कहा जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो, जब यहाँ पर श्रवणबेलगोवा की बात आई है, तो यहाँ पर आपसे कुछ एक क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे किसने दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो, किसने दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था? तो वो किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो कि मौर्य वंश का संस्थापक था। आप सभी को पता होगा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था वह जैन धर्म का अनुयायी था। और जैन धर्म का यह अनुयायी था, तो इसकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इसकी मृत्यु श्रवणबेलगोवा में ही हुई थी। और कब हुई थी? 298 BC में हुई थी। तो ये कुछ फेमस है और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पर नोट रखने हैं, जो कि इसी तरह आपको देखो क्वेश्चंस को लिंक करके चलना है। इसी तरह आपके क्वेश्चंस एग्जाम में सही होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, द आर्किटेक्ट ऑफ हुमायूंस टॉम्ब वॉज। तो हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? तो वो था मिराक मिर्जा। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पर बात की गई है हुमायूं के मकबरे की। तो हुमायूं के मकबरे से भी कुछ एक क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो यह दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? दिल्ली में। उसके बाद ये जो हुमायूं का मकबरा है, इसका निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण किया था हाजी बेगम ने। किसने किया था? हाजी बेगम ने। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो, कई बार आपसे पूछा जाता है कि हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो वो की थी गुलबदन बेगम ने। किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। और हुमायूं का ये जो मकबरा है, इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कब किया गया था? ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो हुमायूं के मकबरे को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था 1993 में। तो ये कुछ फेमस और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। हुमायूं ने जो है तो 2 युद्ध फेमस लड़े थे। वो कौन कौन से थे? एक तो था चौसा का युद्ध और एक था कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध। तो आपसे यहाँ पर पूछा जाता है चौसा का युद्ध ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1539 में। और किस किस के बीच में हुआ था? तो यह हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। और फिर कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध ये हुआ था 1540 में। ये भी शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था। और दोनों ही युद्धों में जो है तो हुमायूं की पराजय हुई थी। तो ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें,
क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शिवाजी पेशवा वॉज रेफर्ड टू एज। तो शिवाजी के शासनकाल में किसे पेशवा के नाम से संबोधित किया जाता था? तो वो किया जाता था चीफ मिनिस्टर को, यानी कि मुख्यमंत्री को, जिसको जिसको मुख्य प्रधान भी कहा जाता था। अब देखो शिवाजी की यहाँ पे बात की गई है, तो शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? तो शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था, क्योंकि इसमें 8 मंत्री होते थे और उन 8 मंत्रियों में सबसे जो इंपॉर्टेंट पद होता था वो होता था पेशवा का। तो ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो शिवाजी की बात की गई है, तो शिवाजी से एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है कि शिवाजी ने मुगलों के व्यापारिक केंद्र सूरत को कब कब लूटा था या फिर कितनी बार लूटा था? तो देखो शिवाजी ने मुगलों के व्यापारिक केंद्र गुजरात में जो सूरत पड़ता है तो उसको 2 बार लूटा था। 2 बार कब कब लूटा था? तो एक तो 1664 में लूटा था और एक 1670 में लूटा था। ये डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये डेट्स बहुत बार एग्जाम में बनती हैं। अच्छा देखो यहाँ से आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओ कि ये जो शिवाजी था तो शिवाजी की कैपिटल क्या थी और शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है, तो ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। बाकी मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि अगर आपको नहीं भी आता है तब भी आपने क्या करना है, आपने गूगल पे जाना है और गूगल पे सर्च करना है और सर्च करने के बाद आकर के इस वीडियो में नीचे कमेंट करना है। मैं आपको हर बार बोलता हूँ कमेंट करने से आपका ही फायदा है। जो चीज़ आप कमेंट कर देते हो वो चीज़ आप कभी भूलते नहीं हो, तो मेक श्योर कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, द अहमदाबाद सत्याग्रह ऑफ गांधी वॉज डायरेक्टेड अगेंस्ट। तो गांधी जी ने अहमदाबाद सत्याग्रह किसके विरुद्ध किया था? अब देखो ये जो अहमदाबाद सत्याग्रह हुआ था ये हुआ था 1918 में, और ये किसके विरुद्ध था? तो ये भारतीय मिल मालिकों और गैर सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध था। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब मैं आपको हर बार बताता हूँ कि ये जो महात्मा गांधी थे तो इनका सबसे पहला जो आंदोलन था हमारे भारत में तो वो कहाँ पर किया गया था इन्होंने? तो इन्होंने जो है तो चंपारण में सबसे पहला सत्याग्रह किया था। और चंपारण पड़ता कहाँ पर है? तो यह बिहार स्टेट में पड़ता है। और चंपारण का सत्याग्रह इन्होंने कब किया था? 1917 में किया था। और क्यों किया था ये भी आपको पता होना चाहिए, इसका रीज़न आपको पता होना चाहिए। तो नील की खेती के विरोध में जो है तो यह आंदोलन किया गया था। उसके जस्ट बाद गांधी जी ने गुजरात में खेड़ा आंदोलन किया था, और कब किया था? 1918 में। और यह किसके विरुद्ध का आंदोलन था? तो यह इसको जो है तो कर नहीं आंदोलन कहा जाता है। अब कर नहीं आंदोलन इसको क्यों कहा जाता है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो उस समय जो है तो किसान जो होते थे तो किसान अकाल और प्लेग की महामारी के चलते जो कर होता था उसको देने में असमर्थ थे, इसलिए जो है तो इस आंदोलन को कर नहीं आंदोलन भी कहा जाता है। और खेड़ा आंदोलन के जस्ट बाद ही गांधी जी ने अहमदाबाद सत्याग्रह किया था, जो कि यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ये भी कब हुआ था? तो ये भी 1918 में ही किया गया था। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को बिल्कुल लिंक करके चलना है, तभी आपके क्वेश्चंस एग्जाम में सही होंगे। यहाँ से भी मैं आपसे कुछ एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है, गांधी इरविन समझौता ये कब हुआ था और किस किस के बीच में हुआ था? और एक पूना पैक्ट कब हुआ था और किस किस के बीच में हुआ था? ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, हु एडवोकेट द फेमस INA ट्रायल्स। तो किसने सुप्रसिद्ध INA विचारण की वकालत की थी? तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पता होना चाहिए INA इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन नेशनल आर्मी। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, जब ये जो INA यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी इसका ट्रायल चल रहा था तो ये कहाँ पर चल रहा था और कब चल रहा था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये चल रहा था लाल किले में, और कब चल रहा था? तो नवंबर 1945 में चल रहा था। और किन के ऊपर चल रहा था तो वो नाम भी आपको पता होने चाहिए। तो PK सहगल हो गए, शाहनवाज हो गए, गुरबख्श सिंह ढिल्लों हो गए, उन पर नवंबर 1945 में लाल किले में जो है तो यह मुकदमा चलाया जा रहा था। तो यहाँ पर क्या हुआ, उस समय जो है तो इंडियन नेशनल आर्मी के चीफ डिफेंस एडवोकेट यानी कि वकील थे भूला भाई देसाई। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाता है? ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, भूला भाई देसाई। ओके, अब देखो यहाँ पर बात किसकी की गई है? यहाँ पर बात की गई है इंडियन नेशनल आर्मी की। तो यहाँ पर भी कुछ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की थी और कब की थी? तो देखो इंडियन नेशनल आर्मी की जो स्थापना है वो की थी रास बिहारी बोस ने, और कब की थी? 1942 में, 1942 में। अब एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। अब देखो क्वेश्चन में आपको 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगा, वो आपको यहाँ पर ध्यान से सुनने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि इंडियन नेशनल आर्मी के कमांडर इन चीफ 1942 के समय कौन थे? तो देखो आपको बिल्कुल ध्यान से ये क्वेश्चन समझना है। इंडियन नेशनल आर्मी के जो कमांडर इन चीफ थे 1942 में, वो कौन से? तो वो थे कैप्टन मोहन सिंह। कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह। और वहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन नेशनल आर्मी के कमांडर इन चीफ 1943 से लेकर के 45 तक कौन थे? तो वो कौन थे? तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। तो ये इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर डिफरेंस समझना है और यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो कई बार क्या होता है, कई बार इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना रास बिहारी बोस न देकर के कैप्टन मोहन सिंह दे दिया जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो इंडियन नेशनल आर्मी है इसकी स्थापना या तो आप कह लो रास बिहारी बोस ने की थी, और रास बिहारी बोस अगर ऑप्शन में ना दिया जाए तो कैप्टन मोहन सिंह आप टिक कर सकते हो, जो कि बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा।
अब कई बार इंडियन नेशनल आर्मी में कितने सोल्जर्स थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इंडियन नेशनल आर्मी में टोटल जो है तो सोल्जर थे 43,000 यानी कि 43,000। ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ये आपको यहाँ पर नोट रखना है। अच्छा, यहाँ से भी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन ये है, सबसे पहले आप बताओ HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, और उसके बाद आप बताओ HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इन दोनों की स्थापना कब की गई थी, किसने की थी, ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज इक्वेटेड विद। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना किसके साथ की जाती है, तो उनकी तुलना बिस्मार्क के साथ की जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और इनकी एक मूर्ति बनाई गई है, इनका एक स्टैचू है जिसको कहा जाता है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कहाँ पर है, वो गुजरात के केवड़िया जगह पर है। और उस स्टैचू की हाइट कितनी है, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो इसकी हाइट है 182 मीटर्स, ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अच्छा देखो, हाल फिलहाल की बात है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का जो है तो अनावरण किया गया है, जो कि रामानुजाचार्य की का स्टैचू है। तो आप यहाँ पर नीचे कमेंट्स में बताओ कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का जो अनावरण किया गया है वह कहाँ पर किया गया है, और उसकी टोटल हाइट कितनी है, ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो अगर आपको आता है।